गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी एम्ब्रियोलॉजी है जो हमने अब तक पढ़ा है उसका हमारी लाइफ में महत्व क्या है, हमारे लिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए उसका हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है। ठीक है, वैसे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, प्रजनन तथा भ्रूण विज्ञान। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि कुछ कपल ऐसे होते हैं या कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो नेचुरली चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो एम्ब्रियोलॉजी है वो उनकी हेल्प करती है। इसमें कई सारे टेक्निक प्रेजेंट टाइम में हमारे पास उपलब्ध है, जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें अप्राकृतिक रूप से जो गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट्स शुक्राणु या स्पर्म को तथा फीमेल गेमेट्स ओवम तथा अंडाणु को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। बाहर ही उनका निषेचन या फर्टिलाइजेशन उनका करवाया जाता है। जायगोट में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तब उनको किसी सरोगेट मदर या किसी फीमेल बॉडी के जो गर्भाशय या यूटेरस है उसमें उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में इतनी सारी जो जानकारियां हैं या इतनी सारी जो खोजें हो चुकी है तभी संभव है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो महत्व या सिग्निफिकेंस है वो है डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स, यानी जन्मजात रोगों का निदान। कई सारे डिफेक्ट या कई सारे रोग ऐसे होते हैं जो जन्म के साथ ही होते हैं, कुछ डिजीज है, कुछ सिंड्रोम्स है, वो जन्म के साथ ही होते हैं। तो सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं बच्चे के पैदा होने से पहले कि उसे कोई डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज तो नहीं है, और अगर उसे इलाज देना संभव है, उसका क्योर करना अगर पॉसिबल है तो वो भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में है एजिंग एंड एम्ब्रियोलॉजी। एजिंग होता है किसी भी जीव में समय के साथ साथ जो भी चेंजेस आते हैं या जो भी परिवर्तन आते हैं उनको हम एजिंग कहते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम एम्ब्रियोलॉजी की हेल्प से हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी का नेक्स्ट है कैंसर में क्या रोल होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर क्या होता है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं या सेल्स होती है वो डिवीजन करती है, और ये जो डिवीजन होता है नॉर्मली तो हमारे कंट्रोल में ही होता है, हमारे नियंत्रण में ही होता है। लेकिन अगर कोई कोशिका हमारे नियंत्रण से बाहर जाके डिवीजन करने लगे या विभाजन शुरू कर दे तो उसको हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर जो है वो एक आनुवांशिक रूप में भी हो सकता है, आनुवांशिक भी होता है कि अगर हमारी जो पीढ़ी में किसी को है, हमारी अपर जो जनरेशन है उसमें अगर किसी को कैंसर है तो काफी चांस होता है कि हमें भी हो सकता है। तो इस चीज का अगर पहले पता लगाया जा सकता है तो एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। बायोलॉजी या साइंस का अगर हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए अगर हम यूज करते हैं तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका भी यूज किया जाता है, जैसे हाइब्रिड बनाना है, एनिमल्स के अंदर जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स को चूज किया जाता है और उनका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, जिससे हमें अच्छी किस्म की या अच्छी ब्रीड जो है वो हमें मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट या कुछ महत्व या कुछ सिग्निफिकेंस थे भ्रूण विज्ञान के या एम्ब्रियोलॉजी के। इसी के साथ ही हमारा ये जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है इसे हम यही खत्म कर रहे हैं। और भी कई सारी इसके अंदर डेफिनेशन टर्म्स वगैरह है, लेकिन वो आगे डिटेल में हमें चैप्टर्स के रूप में मिलेगी तो हम उन्हें वही डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस। गेमेट्स वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था। गेमेट्स या युग्मक क्या होते हैं। गेमेट्स दो टाइप के होते हैं, मेल गेमेट्स को हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गेमेट्स को हम ओवम कहते हैं। ये बॉडी में कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये सब हम अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। गेमेटोजेनेसिस जिसका पहला पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण। गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है उसको समझने से पहले, उसको आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एनिमल्स या कोई भी जीव, जो जितने भी जीवित जीव है वो रिप्रोडक्शन या जनन क्यों करते हैं, जनन का क्या महत्व होता है। ठीक है, किसी भी जाति की या स्पीसीज की अगर हम बात करें तो कोई भी जो जाति होती है उसका जो आनुवंशिक पदार्थ या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने आप में एक सूचनाओं का भंडार होता है, इंफॉर्मेशन का एक फाइल होती है, एक फाइल की तरह होती है। तो कोई भी जीव ये चाहेगा कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी सूचनाएं, जो भी विशिष्ट स्पेसिफिक सूचनाएं हैं
वो उनको आगे की जनरेशन में पास करे या उनको हमेशा बनाए रखे। अब वो खुद जो जीव है वो तो अमर नहीं है, इमोर्टल नहीं है, एक टाइम बाद में उसको तो मर जाना है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसके मरने के साथ ही जो सारी सूचनाएं हैं वो उसी के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि मरने से पहले अपनी जाति से संबंधित जो भी विशिष्ट सूचनाएं हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देता है या अगली पीढ़ी में पहुंचा देता है, और वो ऐसा जनन या रिप्रोडक्शन के थ्रू करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जितने भी जीवित जीव हैं वो अपनी सूचनाओं को बनाए रखने के लिए, सूचनाओं को हमेशा अमर बनाए रखने के लिए, इमोर्टल बनाए रखने के लिए हमेशा रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन में वो अपने ही जैसी संतति या प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप का रिप्रोडक्शन है वो जनरली परफॉर्म करते हैं, एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन, और दूसरी जो विधि होती है रिप्रोडक्शन की वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है या एक ही जनक जो है वो भाग लेता है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप या रिजल्टेड जो भी संतति या प्रोजेनी बनती है वो डिट्टो अपने पेरेंट्स की कॉपी होती है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो हायर लेवल के जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो जनक या दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होती है, उन दोनों के अंदर गैमेट्स बनते हैं, फीमेल के अंदर ओवम बनता है, मेल के अंदर स्पर्म बनता है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है जिसके रिजल्टेड एक नई संतति है वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे दो पेरेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। तो ये दो जनन की मुख्य विधियां हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं गेमेट्स की। गेमेट्स सबसे पहले जितनी भी हमारी सोमेटिक सेल्स होती है या कायिक कोशिकाएं होती है वो डिप्लॉइड होती है। ठीक है, या द्विगुणित होती है। लेकिन अगर हम गेमेट्स की बात करें तो गेमेट्स जब बनते हैं तो एक पूर्ण रूप से जो परिपक्व या एक कंप्लीटली मेच्योर जो गेमेट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गेमेट्स होते हैं वो अगुणित होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं। जब दो गेमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो नया जो सेल बनता है वो वापस से डिप्लॉइड होता है। जब ओवम और स्पर्म का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो n+n वापस 2n हो जाता है। तो बाकी की हमारी गेमेट्स के अलावा हमारी बाकी की बॉडी की जितनी भी सेल्स है सारी की सारी डिप्लॉइड या द्विगुणित है। खाली जो गेमेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अगुणित होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ओवम जो है फीमेल बॉडी के अंदर बनने वाला जो गेमेट है या युग्मक है ओवम जिसे हम कहते हैं वो कहाँ बनता है। ठीक है, जो गेमेट्स होते हैं वो मेल और फीमेल के जो जनन अंग होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या उनके अंदर बनते हैं। जैसे फीमेल गेमेट्स की अगर बात करें तो फीमेल गेमेट है ओवम, और ये फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी या अंडाशय, ओवरी के अंदर ये बनता है। ठीक वैसे ही मेल गेमेट शुक्राणु की अगर बात करें तो ये मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस या वृषण, इसमें ये बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया है। सबसे पहले हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस है वो लाइफ में कब शुरू होती है, इसकी अगर हम बात करें तो सिर्फ मेल ही की नहीं, हम फीमेल की भी बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे फीमेल की बात करें ओवरी और मेल की बात करें टेस्टिस या वृषण जो होते हैं वो एक एज के बाद में ही मेच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं। उस एज को या उस अवस्था को हम कहते हैं प्यूबर्टी या प्यूबर्टी स्टेज या किशोरावस्था। फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो ये 12 से लगभग 15 साल होती है, और मेल की अगर बात करें तो थोड़ी लेट होती है, ये 14 से 16 साल के आसपास होती है।
इस एज तक आते आते जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं या जो जनन अंग होते हैं वो मेच्योर होना प्रारंभ हो जाते हैं। और इनके मेच्योर होने से या परिपक्व होने से मेरा मतलब है कि अब ये अपना मेन जो काम है वो शुरू कर देंगे। इनका जो मेन काम होता है वो है युग्मकों का या गेमेट्स का बनाना। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम इसकी जनरल जो टेस्टिस है उसकी एक छोटी सी टीएस निकाल कर इसकी स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम चाहे मेल ऑर्गन की बात करें या हम फीमेल ऑर्गन की बात करें, चाहे हम ओवरी की बात करें या हम टेस्टिस की बात करें, जब इनकी टीएस निकाल करके हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर एक कोशिकाओं की एक पंक्ति या एक लेयर प्रेजेंट होती है जिन्हें जर्म सेल्स कहा जाता है। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेस्टिस का एक छोटा सा सेक्शन निकाल करके या एक काट निकाल करके मैंने आपको दिखाया है। इसमें जर्म सेल्स जो होती है ये एक लाइन में अरेंज रहती है। यही वो सेल्स होती है जो आगे चलकर रूपांतरित होकर गेमेट्स का निर्माण करती है। ये जो जर्म सेल्स होती है ये मेल जो ऑर्गन है टेस्टिस उसमें भी प्रेजेंट होती है, तो ये फीमेल जो ऑर्गन है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। इन जर्म सेल्स को कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या नॉर्मल जर्म सेल्स इनको कहते हैं। ठीक है। जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज या किशोरावस्था में इनको सिग्नल मिलता है, ब्रेन से हार्मोन के थ्रू इनको सिग्नल मिलता है, तो ये विभेदित होना या डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट कर देती है। तो ये धीरे धीरे यहाँ से जो लेयर है इस लेयर से ये अलग होती है, धीरे धीरे इनके अंदर मेच्योरिटी आती है, ये डिवीजन करती है, ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होती है और फाइनली जो मेन फंक्शनल गैमेट होते हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की। जनरल टेस्टिस के अंदर जो गेमेटोजेनेसिस होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिकली, वो कैसे होता है उसकी नेक्स्ट शुक्राणु जनन जो है वो होता है कि जो ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का फाइनली रूपांतरित होकर स्पर्म में कन्वर्ट होने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, जर्म सेल से स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है। टेस्टिस की डिटेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सपोज जैसे ये टेस्टिस है, एक लाइक थैले जैसी स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर अगर हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो यहाँ आपको बहुत सारी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगी। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, इनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाएं। ठीक है। पूरे टेस्टिस की अगर बात करें तो पूरे टेस्टिस में से ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है और वो देखने को मिलती है। और ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है इनके अंदर की तरफ जो इसकी इनर वॉल होती है यहाँ पे प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है वो ये मान लो इतना सा स्ट्रक्चर जो है उसी को ही मैं जूम करके या बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ। ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ इसकी जो इनर वॉल होती है यहाँ पे प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या जो रेता नलिकाएं होती है वो टेस्टिस की या वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है क्योंकि मेन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या शुक्राणु जनन है वो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है। यहाँ पे मैंने इसकी जो जर्म सेल्स की जो लेयर है वो दिखाई है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके अंदर की तरफ जो इनकी अंदरूनी ये भित्ति होती है या वॉल होती है, इंटरनल वॉल होती है, उस पे प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। और सिग्नल मिलने पर यहीं से ही ये जो जर्म सेल्स हैं ये आगे डिवीजन करके स्पर्म के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो एक्चुअल प्रोसेस होती है वो यहाँ पे होती है। ठीक है। इसके अलावा इस डायग्राम के अंदर आपको एक सेल और दिखाई दे रही है, सर्टोली सेल जिसका नाम है। सर्टोली सेल्स जो है वो गेमेट्स तो नहीं बनाती है, यानी शुक्राणु या स्पर्म तो नहीं बनाती है, लेकिन इसका भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसका क्या काम होता है, जो सर्टोली कोशिकाएं होती है उसका सबसे पहला जो काम होता है वो है
इसका सबसे पहला काम है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें जर्म सेल से स्टेप बाय स्टेप करके स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको अनुकूल वातावरण देना या फेवरेबल एनवायरनमेंट इसको देना, जो भी कंडीशंस इस पूरी प्रोसेस को चाहिए होती है, वो सारी की सारी जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड करवाने का काम या देने का काम जो है वो सर्टोली कोशिकाओं का होता है। ठीक है, एक तो सबसे पहला काम इसका ये हो गया। ठीक है, और पोजीशन के तौर पर अगर देखें तो ये जो जर्म सेल्स है उनके बीच बीच में ही कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होती सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या रेता नलिकाओं के अंदर ही है, लेकिन जो जर्म सेल्स है उनके बीच बीच में ये प्रेजेंट होती है। जर्म सेल्स का तो फ्यूचर फिक्स है कि ये आगे चल करके विभेदित होकर के या डिफरेंशिएट होकर के स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। सर्टोली सेल्स जो होती है ये आगे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करती है, या जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है इसमें सीधा भाग नहीं लेती है। इसका कुछ और काम होता है। इन कामों के अंदर सबसे पहला जो इसका काम है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस की ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्टेप बाय स्टेप स्पर्म जो है वो बन रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो सर्टोली कोशिकाओं का होता है। दूसरा काम अगर इसकी हम देखें तो ये इम्यून सिस्टम की जो सेल होती है मैक्रोफेज, ये WBC का ही एक टाइप है। आपको पता होगा हमारे ब्लड के अंदर 3 टाइप की कणिकाएं पाई जाती है, ये कार्पसल्स प्रेजेंट होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। मैक्रोफेज जो है वो WBC का ही एक पार्ट है, WBC का ही एक टाइप है। तो ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती है या जो सर्टोली सेल्स होती है वो मैक्रोफेज की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, कैसे बिहेव करती है, जैसे सारे के सारे जर्म सेल्स जो है वो स्पर्म बनाती है, तो सारे के सारे प्रॉपर बने ही ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार होता है कोई जो स्टेप है बीच में डेड हो गया, डैमेज हो गया, या किसी वजह से अब वो आगे प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लायक नहीं बचा है, तो उस कंडीशन में ये जो मैक्रोफेज है उस डैमेज या डेड जो सेल होती है, जर्म सेल होती है, उसको वहां से हटाने का, उसको वहां से रिमूव करने का काम जो है वो भी सर्टोली कोशिकाओं का होता है, या हम कह सकते हैं साफ सफाई का जो काम होता है वो भी सर्टोली कोशिकाओं का ही होता है। तो ये इम्यून सिस्टम की जो मैक्रोफेज है उसकी तरह भी ये बिहेव करती है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन अगर हम बात करें तो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इनहिबिन। ये इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट काम है, इसका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। तो यहाँ पे सर्टोली कोशिकाओं के 3 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले जो शुक्राणु जनन की या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट या अनुकूल वातावरण ये उपलब्ध करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। दूसरा, इस पूरी सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर कोई भी अगर स्पर्म सेल डैमेज हो चुकी है, डेड हो चुकी है, मर चुकी है, तो उसको वहां से हटाने का जो काम है वो भी सर्टोली कोशिकाओं का ही होता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है इनहिबिन। ठीक है, तो ये रही सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बात की, जो इसकी टेस्टिस की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, उसमें कौन कौन सी सेल्स होती है और कैसे वो अपना काम करती है। ठीक है, अब इसके अलावा टेस्टिस जो है उसमें एक और इम्पोर्टेंट सेल जो है वो प्रेजेंट होती है, वो है लेडिग सेल्स। ठीक है, और ये जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में। ठीक है, जो लेडिग सेल्स होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है, और एक हार्मोन होता है, नाम आपने सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन। ये किसी भी नर में या मेल जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को शुरू करता है, उसको प्रॉपर कंटिन्यू करवाता है, उसको बनाए रखने का काम जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है
ये सीक्रेट करने का काम जो है वो लेडिक सेल्स करती है, और ये लेडिक सेल्स जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना ही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। तो शुक्राणु जनन की या जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है या जो पूरी प्रोसेस है, जिसमें एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मॉडिफाइड होती हुई या डिफरेंशिएट होती हुई फाइनली शुक्राणु या स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें एक जर्म सेल्स जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट होती है, इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरी प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट हाफ या जो पहला आधा भाग है उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोसाइटोसिस या स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा जो भाग है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। इन दोनों में होता क्या है, सबसे पहले ये जो जर्म सेल है ये कन्वर्ट होती है स्पर्मेटिड में। ठीक है, ये 2n है या डिप्लॉइड है, जबकि ये n या हेप्लॉइड है। ये जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसमें जर्म सेल्स जो है वो पहले स्पर्मेटिड के अंदर कन्वर्ट होती है। और दूसरी जो प्रोसेस है उसमें ये जो स्पर्मेटिड है जो कि नॉन फंक्शनल है, वो एक फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ ये भी एन हेप्लॉइड है और ये भी एन हेप्लॉइड है। ठीक है, ये एक्रियाशील या नॉन फंक्शनल है, एक्रियाशील है, जबकि ये फंक्शनल और मोटाइल है, ये गतिशील है, जबकि स्पर्मेटिड जो है वो गतिशील नहीं है। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की या शुक्राणु जनन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इसमें जो जर्म सेल्स है वो स्पर्मेटिड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो जर्म सेल्स होती है वो स्टार्टिंग में 2n या डिप्लॉइड होती है, जबकि स्पर्मेटिड जो है वो बिल्कुल स्पर्म के जैसा ही होता है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं होता है या गतिशील नहीं होता है, मोटाइल नहीं होता है, ये हेप्लॉइड होता है। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ जिसे स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं, उसमें ये जो स्पर्मेटिड है जो कि नॉन फंक्शनल है या गतिशील नहीं है, ये एक फंक्शनल स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है शुक्राणु जनन की। इसमें हम जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या जो स्पर्मेटिड का निर्माण है, इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।